भाग 2 हम शुरू करते हैं पेज नंबर 15। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। बच्चे फसलें दो प्रकार की होती है, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। तो यहाँ पर खरीफ की फसलों की बात की गई है। लोग नए धान का कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, शुभ, अच्छी। इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंहों के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उबाल आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। बच्चे, उबाल आने के कारण जो मटके में हमने दूध, चावल, गुड़ डाला होता है वो बाहर आने लगता है। तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। स्वर, आवाज। पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल का अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। उफान यानी उबाल आ गया। बच्चे, यहाँ पे तमिलनाडु में जो फसलों का त्यौहार है वो कैसे मनाया जाता है और उन्हें क्या नाम दिया गया है, इस दिन क्या क्या किया जाता है और क्या शुभ माना जाता है, ये सब बताया गया है। अब हम देखेंगे गुजरात में ये त्यौहार कैसे मनाया जाता है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती गुजरात में रहने वाला व्यक्ति गुजराती कहलाता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आजू का हो। पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढकसा जाता है। क्या है जो गुजरात में है, जो मकर संक्रांति का जो है त्यौहार, वो पतंगों के बिना अधूरा माना जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंगों का बहुत ही महत्व है। अब हम देखते हैं कुमाऊं में मकर संक्रांति का त्यौहार को क्या कहते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। आकार, रूप, जिसे हम इंग्लिश में शेप भी कहते हैं। कौन कौन से रूप दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। दाड़िम, अनार का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में उन पकवानों के अतिरिक्त क्या क्या डाला जाता है, संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गन्ने की गंडेरी हमें कब देखने को मिलती है बच्चे, ज़्यादातर दशहरे से, जब दशहरे के दिन रामलीला शुरू होती है इससे पहले मिलती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। रुचि, शौक। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। कौन सी माला दी जाती है, जिसमें वो पकवान डाले होते हैं, संतरे और गन्ने की गंडेरी डाली होती है, वो माला बच्चों को दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं, आइए देखते हैं। कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, मैं के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मैं के दे जा सोने की छुरी। इनके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह भी मांगते हैं। इस तरह बच्चे पक्षियों को बुलाते हैं गाना गाकर। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाजों की खिचड़ी बनाता है कोई। कहीं कहीं लोगों का सैलाब होता है, भीड़। नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, कांपते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे, क्योंकि बच्चे मकर संक्रांति के दिन
ये बहुत ही शुभ माना जाता है ऐसा करना। हाल यह होता है, हाल मतलब स्थिति यह होती है कि इन जगहों पर, स्थानों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी बहुत भीड़ होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन तिलों का बहुत ही महत्व होता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा पाठ 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपने देखा ना कि मकर संक्रांति के त्यौहार को अलग अलग राज्यों, इलाकों में कैसे मनाया जाता है, उन्हें क्या क्या नाम दिए गए हैं, उनको मनाने का ढंग कैसा है। तो इस प्रकार फसलों से जुड़े त्यौहार को हमने पढ़ा और समझा भी। धन्यवाद।